सबको मेरा नमस्कार और अभिवादन। आज एक आज एक बहुत ही उपयुक्त मौके पर इस संगोष्ठी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अकादमी की तरफ से यह कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में है। जाहिर है कि 75 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद ये सोचने की और चिंतन करने की, एक तरह से आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। और साहित्य इस काम को बखूबी कर सकता है, कारण कि साहित्य समाज का एक चेहरा होता है और समाज की जो आकांक्षाएं हैं वह भी उसके भीतर पलती हैं। तो दोनों ही तरह से यह दर्पण भले ना हो, लेकिन समाज की जो कसमसाहट है, उसकी जो आकांक्षा है, उसके जो स्वप्न है, उसकी जो दिशा है, वह सब कुछ निर्देशित और एक तरह से उसका संकेत दे सकने वाला साहित्य होता है। और जैसा कि भट्ट साहब ने मुझसे कहा कि आज का जो विषय है समसामयिक साहित्य, दशा और दिशा, विशेष संदर्भ जो आज़ादी का और राष्ट्रीयता का और राष्ट्र का है वह। तो समसामयिकता जिसे हम कहते हैं, यह अपने आप में एक गुण है, गुणवाचक शब्द है, यह कालवाचक शब्द नहीं। समसामयिक केवल आजकल जो हो रहा है, लिखा जा रहा है, वही नहीं। समसामयिक वह भी हो सकता है जो बहुत पहले लिखा गया हो, लेकिन जिसकी चेतना आज के समय संदर्भ से जुड़ रही हो। तो समसामयिकता और समकालिकता में जो अंतर है, मुझे उस लिहाज से हिंदी कविता को न केवल आज के संदर्भ में, जैसा बहुत खूबसूरती के साथ अभी विजय किशोर मानव जी ने हिंदी कविता के संदर्भ में अपनी बात रखी, आज के समस्याओं को देखते हुए और उन समस्याओं का जो प्रतिबिंबन साहित्य में हो रहा है उस संदर्भ में। लेकिन जो समसामयिकता है वह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 4-5 साल और 10 साल की कविताओं के बारे में या साहित्य के अन्य विधाओं के बारे में बात करें। समसामयिक वह भी हो सकता है जो आज से 50 साल पहले लिखा गया हो, अपनी चेतना और अपने जो भाव हैं और उसके जो संकेतार्थ हैं उसके आधार पर। देश प्रेम की कविता कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही जो लिखी जा रही है वही समसामयिक देश प्रेम की कविता है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, इसमें भी आप देश प्रेम देख सकते हैं, जहां अपने ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपने लोगों, अपने परिवेश से प्यार करने की बात है। इतनी आकांक्षा बलवती है कि एक ऐसे धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो हिंदू नहीं है, पुनर्जन्म में जिसका विश्वास नहीं है, वह अगले जन्म की आकांक्षा करता है और कहता है कि मानुष भाव तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरू, बस चरो नित नंद के धेनु मझारत। ये इस कविता को हम समकालीन कहेंगे या नहीं, समसामयिक चेतना से युक्त कहेंगे या नहीं? इसमें क्या नहीं है? अपनी मिट्टी, अपना समाज, अपने परिवेश, अपनी जो इच्छित वस्तु है या इच्छित व्यक्ति है, उसके सामीप्य की चाहत, सब कुछ तो है। और इसके लिए एक जन्म नहीं, जिंदगी की जो पारंपरिक परिपाटी जो धर्म और अन्य अनुशासन देते हैं, उसको तोड़ डालने की आकांक्षा भी यहाँ निहित है। तो प्रगतिशीलता भी है, क्रांति और बदलाव की आहट भी है। जहाँ पुनर्जन्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उस धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति कह रहा है कि अगले जन्म अगर मैं मनुष्य हूँ तो मुझे ऐसी जिंदगी देना। ये है समसामयिक चेतना। तो समसामयिकता वर्तमान से भी जुड़ती है और पीछे भी जाती है। समकालिकता और समसामयिकता में फर्क है। और इसी लिहाज से अगर हम अपने इधर के समकाल की बात करें तो पिछला 2-3 वर्ष तो हमारा कोरोना की भेंट चढ़ गया। लेखन, प्रकाशन, विक्रय, पठन, पाठन, संगोष्ठियाँ, मेल जोल, सब कुछ प्रभावित हुआ। और इस कोरोना काल में जो चीज़ें लिखी गई, उसके भाव, उसके संदर्भ और उसमें अभिव्यक्त जो छटपटाहट है, और ख़ास तरह से एक कह सकते हैं कि जीवन को, सामाजिक स्थितियों को, अपने आस पड़ोस के संबंधों को
राजनीति और उसकी भूमिका को समझने का जो समय कोरोना काल ने हम सबको दिया है वह अविस्मरणीय है। उसे अच्छा या बुरा हम कह सकते हैं, उसकी कसौटी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगी, लेकिन अधिसंख्यक लोगों ने कोरोना काल में जो त्रासदी भोगी है, जीवन का जो विद्रूप चेहरा देखा है, संबंधों की जो जैसा हमने बोया, हम कहते हैं कि जो बोएंगे वही काटेंगे, तो जिस तरह का हमने मध्य वर्ग विकसित किया, जैसा अपना अड़ोस पड़ोस हमने अपने रिश्तों में कमाया, हमने देखा कि बदले में इस अवधि में जो हमें प्राप्त हुआ वो वही था जो हमने बोया था। तो इसकी जो सीख है वो बहुत दूर तक जाती है। हम साथ रहते हुए भी अपने पड़ोसी को न तो जानते हैं, न कभी उसका दरवाजा खटखटाते हैं। यहाँ दिल्ली हाट तो हम चले आए हैं, लेकिन अपने पड़ोसी के घर कितनी बार गए हैं और उससे हमारा किस तरह का संबंध है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि मददगार, कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि मदद करने वाले हाथ, चेहरे और कदम जो थे वो बहुत कम अपनों के थे। दूर दराज के लोग आपके पास आए थे, और यही चीज अगर हम किसी आफत स्थिति में नहीं बल्कि हर समय एक सहज स्वाभाविक स्थिति बनाकर रखें और एक सहज गति जीवन का बनाकर रखें, तो शायद हम बेहतर इंसानी रिश्ते कमा सकते हैं। इसीलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। कोरोना काल में बहुत सारी कविताओं और संग्रहों का प्रकाशन हुआ, बहुत सारे कुछ मेमोयर्स भी निकले, संस्मरण निकले कोरोना काल के, और कई महत्वपूर्ण कवियों ने लिखे, युवाओं ने लिखा, जो पहले से लिख रहे थे उन लोगों ने भी लिखा, और जो नए उभरे हुए फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो नए प्लेटफॉर्म पर लिखने वाले रचनाकार थे, जिनका कोई संग्रह अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, ऐसे रचनाकारों ने भी बेहतरीन अवदान किया इस अवधि में। और खास करके मनुष्य के अकेलेपन, मृत्यु की त्रासद स्थितियाँ, इन तमाम असंगत चीज़ों को बहुत मार्मिकता के साथ इन कविताओं में दर्ज किया गया है। मैं कुछ कवियों के नाम आपके सामने, कवि और कवित्रियों दोनों के नाम आपके सामने लेना चाहूँगी, जिनकी रचनाओं ने मुझे प्रभावित किया, और इनमें कुछ पुराने कुछ नए नाम हैं। मसलन जो आज की परिस्थितियों और कोरोना काल के दर्शन से प्रभावित कविता है, उसकी एक झलक मैं एक उदाहरण के साथ आपके सामने रख रही हूँ। बचाओ हवा को, जल को, पहाड़ और रेगिस्तान को, बचाओ मछलियों को इस बड़े जाल से, पक्षियों को धुएं से भरे आकाश से, वृक्षों को आरी और कुल्हाड़ी से, खेत को उर्वरक और कीटनाशक से। बचाओ हवा को, जल को, पहाड़ और रेगिस्तान। ये जो पर्यावरण की चिंता है, अपने पास पड़ोस की चिंता है, ये सब कुछ मनुष्य जीवन का आवश्यक हिस्सा है, जिसके असंतुलन से चीज़ें बिगड़ती हैं और हमारे जीवन को भी प्रभावित करती हैं। इसी तरह से एक और कविता का उदाहरण दूं मैं। हम तो बसंत की तरह यहीं पैदा होते हैं, हम तो बसंत की तरह यहीं पैदा होते हैं और पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। कौवे हमसे अच्छा गाते हैं, कौवे हमसे अच्छा गाते हैं, हमारे जीवन का कर्कश गद्य। यानी यह जो हमारा जीवन है, जो इतना गद्यात्मक हो चुका है, गद्य से यहाँ तात्पर्य एक प्रतीकात्मक अर्थ में शुष्कता से है, और उस शुष्क, निरस, बेस्वाद जीवन को कौवे इंसान से ज़्यादा अच्छा अपनी कर्कश वाणी में अभिव्यक्त करते हैं। और कोरोना काल पर मृत्यु की स्थितियों को देखते हुए कवि की ये टिप्पणी है, चाहता हूँ मृत्यु को एक अच्छी तरह बरता हुआ कपड़ा मिले। बहुत सारी अकाल मौतें हमने देखी, लगभग कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पिछले 3 वर्षों में अपने अड़ोस पड़ोस और परिवारीजनों के संबंध के अंतर्गत मृत्यु को जिसने न देखा हो।
तो ये अकाल मृत्यु जो इस कोरोना काल का एक दुखद प्रसंग था, लगभग सब घरों में सब व्यक्तियों के अनुभव का हिस्सा है। कवि इसको अभिव्यक्त करता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, मरना सबको है, लेकिन अकाल मृत्यु, बीमारी से मृत्यु, यह जो मौत है ये बहुत दुखदाई होती है, जो जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। पूर्ण जीवन जिए बगैर, एक जीवन की पूर्णता जिसे हम कहते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करके, जीवन में जो छोटे मोटे काम हैं उसे पूरा करके, परिवारीजनों की आकांक्षाओं और हितों का ख्याल करते हुए संसार से विदा होना, उसे न करके अकाल मृत्यु 20, 25, 40 साल में जो मृत्यु हो रही है, इसको लेकर कवि लिखता है, चाहता हूं मृत्यु को एक अच्छी तरह बढ़ता हुआ कपड़ा मिले। जीवन, मौत क्या है? एक वस्त्र है। हम चोला बदलते, पुनर्जन्म की धारणा यहाँ भी आप देख सकते हैं, चोला बदलते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मृत्यु हो, लेकिन कब? जब हम मृत्यु की अवस्था तक पहुंच जाएं, हमारा जीवन समाप्त प्राय हो और हम आवश्यक तौर पर जो मृत्यु होती है उसको हम अंगीकार करें। तो कवि कहता है मृत्यु से मना ही नहीं, लेकिन चाहता हूं मृत्यु को एक अच्छी तरह बरता हुआ कपड़ा मिले जो सचमुच पहनने लायक न रह गया हो। चाहता हूं कि मृत्यु को वह आंख मिले जो अपने सारे सपने देख चुकी हो और उससे मृत्यु कोई सपना न देख पाए। ये कवि की इच्छा है। और कोरोना काल पर मैं समझती हूँ एक बेहतरीन टिप्पणी। और मैं आखिरी कुछ बातें, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें अभी तिवारी जी हैं और इस विषय पर उनकी और गंभीर अध्ययन और पकड़ है, तो वो रखेंगे। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ। हमारे वक्त में, और ख़ास करके ये जो साल है जिसमें हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता का, ये 75वां महोत्सव निश्चित तौर पर हम सबके दिलों में उत्साह और उमंग का सृजन करता है। किसे अच्छा नहीं लगता कि अपना देश आज़ाद है, खुद मुख्तार है, अपनी गति चल रहा है? अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। कोई ऐसा अधम प्राणी नहीं होगा जिसको अपने देश की तरक्की, अपने देश की आज़ादी पसंद नहीं होगी। लेकिन आप खुद सोचिए, एक राष्ट्र को खतरा कहाँ से होता है? कल मैं देख रही थी टेलीविजन पर, अटारी बॉर्डर पर, अटारी सीमा पर चलने वाला वो जो समारोह पूर्वक जो किया जाता है, वो परेड हो रहा था। और उस परेड में दोनों तरफ के बीएसएफ के और पाक रेंजर्स जो जवान थे, वो अपना सैन्य कौशल दिखा रहे थे। एक पैर जहां तक उठता था, दूसरी दिशा से पैर वहीं तक उठता था, और वो रिहर्सल था। मतलब युद्ध की स्थितियां, वीरता और ताकत का रिहर्सल था। लेकिन ये सच है कि देश को खतरा बाहरी ताकतों से होता है, लेकिन देश को उससे कहीं ज्यादा खतरा आंतरिक ताकतों से होता है। आंतरिक जो विभाजनकारी ताकतें हैं उससे होता है। और ये विभाजनकारी ताकतें कोई जैसा हम राजनीतिक शब्दावली में चीजों को क्रिएट कर देते हैं, केवल वही विभाजनकारी ताकत नहीं है। जब हम समाज को अमीर, गरीब, विभिन्न तरह के क्लास, विभिन्न तरह की जातियां, धर्म इत्यादि में बांटते हैं और उनसे घृणा करने लग जाते हैं, तो यह भी विभाजनकारी ताकत है और इससे ज्यादा नुकसान होता है। इस नुकसान को समझने की, इसके प्रति सचेत रहने की बात बहुत पहले महादेवी ने कही थी। महादेवी ने कहा था कि एक राष्ट्र की परिकल्पना हम कैसे करते हैं। राष्ट्र साथ रहने का नाम है। राष्ट्र एक भौगोलिक सीमा है, राष्ट्र एक भाषिक इकाई है, राजनीतिक इकाई है राष्ट्र। लेकिन राष्ट्र अंततः साहचर्य का नाम है, साथ रहने का नाम है। लेकिन साथ कैसे रहने का नाम है? साथ तो दो पत्थरों की तरह, बहुत सारी शिलाओं को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, पत्थर एक दूसरे पर गिरकर टूट जाएंगे या तोड़ देंगे। लेकिन अगर साथ आप पेड़ और छाया की तरह रहे, तो वो साथ दूसरों के लिए सुकूनदायक होगा, दूसरों के लिए तृप्तिदायक भी होगा, आरामदायक भी होगा, उसे विकसित होने का मौका भी देगा।
तो साथ रहने का अर्थ केवल साथ रहकर जड़ बने रहना नहीं है, उस जड़ता से मुक्त होना है जो पत्थर की जड़ता है। हम साथ साथ रहते हैं, लेकिन समाज का पूरा स्थापत्य देखिए, हमारे जो रिहाइशें हैं, हमारी रिहाइशें हैं, उनका स्थापत्य देखिए और उनका अड़ोस पड़ोस देखिए। जिस मोहल्ले में हिंदू बहुल मोहल्ला है, वहां दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते। दूसरे धर्म के लोग जहां रहते हैं वहां हिंदुओं की बस्ती नहीं है। हिंदुओं की बस्ती में भी बिहारी की बस्ती है तो उसमें एक और प्रांत के लोग कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर दूसरे प्रांत का, पंजाब या गुजरात का वहां बाहुल्य है तो वहां बिहारियों की संख्या नहीं मिलेगी। ये जो बंटवारा है ये साथ रहना नहीं है, ये वही जड़ बंटवारा है जो पत्थर की तरह दूसरे पत्थर पर गिरकर तोड़ सकता है, लेकिन उसके भीतर स्पंदन नहीं पैदा कर सकता, जीवन नहीं पैदा कर सकता, उसको किसी ऐसी आंख में तब्दील नहीं कर सकता जो साथ मिलकर सपना देखे। तो ये जो साथ रहना है दो पत्थरों की तरह जड़ बनकर, इसके बजाय हम अगर पेड़ की तरह एक दूसरे को छाया देते हुए साथ रहें तो हमारे लिए, भारत के लिए बहुत सारे खतरे कम हो जाएंगे। जो भीतर से हैं, जो असंतोष हमारे भीतर यहाँ के रहने वालों के बीच विभिन्न कारणों से पनपता है, वह कुछ कम होगा। और एक चीज कि अगर साहचर्य का संबंध अगर हम विकसित करना चाहते हैं एक देश के निवासी के तौर पर, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज यह है कि हम दूसरे के प्रति शंका रहित हों। शंका के साथ अगर आप साथ भी रहते हैं तो आप डरे हुए रहेंगे, आप भय रहित नहीं रह सकते। आप फिर साथ रहते हुए भी अलग थलग रहेंगे और जड़ता अपनी जगह बनाए रखेगी। तो मेरी इच्छा है इस आज़ादी के महोत्सव के वर्ष में कि हम बाहरी खतरों के लिए अपने सैन्य बल, राष्ट्र की राजनीति, विदेश नीति इत्यादि की तरफ मुखापेक्षी हो, लेकिन जो भीतरी खतरा है, जो हम सबके हाथ में है, हम सबके दिलों की जो दूरी है उसको दूर करने से जिसका समाधान हो सकता है, उसको हम जितना कम कर सके, जितना अपनी तरफ से पहलकदमी करके जितना हम उसे सुकर बना सके, हमारा राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। धन्यवाद।